स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं अनुनाद नली का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, जिसको हम रेजोनेंस ट्यूब कहते हैं। प्रयोगशाला में यह उपकरण कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जो एक स्टैंड में एक पानी का पात्र लगा रहता है और उसमें रबर की नली से एक कांच के पात्र से हम इसे जोड़ देते हैं, जिसके अंदर जल या कोई द्रव भरा रहता है। उसके बगल में एक स्केल लगा रहता है, जिससे पता चल सके कि जो ये पात्र है वो कितना खाली है, जिसको हम बोलते हैं वायु स्तंभ की लंबाई ज्ञात करने के लिए लगाया गया स्केल। अब इस प्रयोग को किया कैसे जाता है ये समझते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था किस प्रकार से बंद ऑर्गन पाइप के अंदर लंबाई के अनुसार इसके अंदर कंपन होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दो कंपनों की स्थितियां हम लेते हैं। ये प्रथम कंपन जो हमने बताया था कि एक नोड्स और एक एंटी नोड बनता है, जो हमने देखा था, और दूसरा हमने देखा था कि जिसके अंदर दो नोड्स और दो एंटी नोड्स बनते हैं। ये खासियत होती है बंद ऑर्गन पाइप की कि इसके अंदर जितने नोड्स होते हैं उतने ही एंटी नोड्स भी बनते हैं। अब हम देखते हैं इस प्रयोग के अंदर किस प्रकार से ध्वनि का वेग और इसके अंदर जो तरंग होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, जो तरंग इसके अंदर गमन कर रही है उसकी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति कैसे ज्ञात की जा सकती है, ये हम देखते हैं इस प्रयोग द्वारा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एक नली है जिसके अंदर जल भरा हुआ है, तो यह एक बंद ऑर्गन पाइप की तरह कार्य करता है, क्योंकि जल के अंदर तरंगे आगे नहीं बढ़ सकती, तो यह एक बंद ऑर्गन पाइप की तरह कार्य करता है। सबसे पहले इस पाइप के पास में हम एक स्वरित्र को किसी रबर बैंड पर ठोककर कंपित कराते हैं, और कंपित करा के जब इस नली के पास में लाते हैं तो जो इस नली के अंदर वायु होती है वह प्रणोदित दोलन करने लगती है या प्रणोदित कंपन करने लगती है। वह कंपन जो कराए जाते हैं, तो यहाँ पर जब इस नली को, जिस स्वरित्र को कंपन कराकर हम इसके पास में लाते हैं, तो ये जो माध्यम के जो कण होते हैं वो उसी कंपन, उसी आवृत्ति के साथ कंपन करने लगते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, मान लीजिए कि पहली स्थिति है जिसके अंदर कंपन इस प्रकार से हो रहे हैं और उसके अंदर एक नोड और एक एंटी नोड बन रहा है। ये हम कहने चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको बता दें कि जब कंपन वायु के अंदर जो इस, जिसको हम कहते हैं ये जो खाली सिरा है, यहाँ पे जो वायु स्तंभ है, इसके कणों के कंपन अगर स्वरित्र की कंपन के साथ अनुनादी स्थिति अवस्था में होते हैं, तो यहाँ पे कंपन जो होता है वो अधिकतम, कंपन का आयाम अधिकतम हो जाता है, जिसको आपने अनुनादी कंपन के बारे में सुना होगा, अनुनादी अवस्था के बारे में सुना होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर ये कंपन उस प्रकार से नहीं होते तो इसको हम यहाँ पर कम ऊपर नीचे करके इसके अंदर वायु स्तंभ है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जल की स्थिति जो होती है वह इस स्टैंड को ऊपर नीचे करके हम मैनेज कर सकते हैं। अब होता यह है कि जब हम इसको कंपन कराते हैं तो अनुनाद की अवस्था में, जबकि हमें ध्वनि तीव्र सुनाई देने लगती है, उस स्थिति की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वायु स्तंभ की कुल लंबाई होगी वह वास्तव में ये वायु जो नली जितनी बड़ी है वो, और प्लस प्रस्पंद हम जानते हैं जो नली होती है उससे कुछ ऊपर बनते हैं। और कितने ऊपर बनते हैं, जितनी भी व्यास की नली होती है, जितनी भी त्रिज्या की नली होती है उससे 0.6 ऊपर बनते हैं, 0.6 आर ऊपर बनते हैं। आर जहाँ पे क्या होता है, त्रिज्या होती है, जिसको हम बोलते हैं 0.6 आर। यहाँ पे आर जो है इस नली की त्रिज्या या 0.3 डी हम कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर पहली स्थिति में अगर एक नोड और एक एंटी नोड के कंपन होते हैं तो यहाँ पे स्वरित्र के साथ ये कंपन करना शुरू कर देती है। तो अनुनादी अवस्था में जो कुल लंबाई होगी वह होगी यहाँ पे L प्लस एक, इसको हम L1 मान लेते हैं और इसको हम L2 मान लेते हैं, L2। तो पहली स्थिति में हो जाएगा L1 प्लस एक्स बराबर लेमडा बाय 4, क्योंकि एक नोड और एक एंटी नोड, कल के वीडियो हमने इसको अच्छे समझा रखा है, इसको आप दे सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर जो कुल लंबाई होती है L1 प्लस एक्स बराबर लेमडा बाय 4 हो जाएगी। ये समीकरण हमने एक इसको मान लिया। अब द्वितीय अवस्था में हम क्या करते हैं, द्वितीय अवस्था में क्या करते हैं, इस नली को थोड़ा सा और खाली करते हैं और इस प्रकार से वापस से यहाँ पे स्वरित्र की सहायता से कंपन कराना शुरू करते हैं। जब तक नोड्स और जब तक एंटी नोड्स यहाँ पर नहीं बनेगा तब तक क्या होगा, यहाँ पे स्वरित्र का कंपन और जो वायु स्तंभ के कंपन है वो समान अवस्था में नहीं होंगे। अनुनादी अवस्था में कंपन शुरू नहीं होगी, अनुनाद अवस्था नहीं होगी, तब तक ये तीव्र ध्वनि सुनाई नहीं देती। तो हमें वो तीव्र ध्वनि सुनाई देनी होती है, सुननी होती है, जो सबसे तेज आवाज हमें सुनाई दे रही होती हो। तो ये जो लंबाई होती है इसको हम कह सकते हैं कि ये L2 लंबाई प्लस एक्स
जो शिरा संशोधन या अंत्य संशोधन होगा वो होगा। तो दूसरी अवस्था में मान लेते हैं कि L2 प्लस एक्स पर यहाँ पर एक पूरा लूप बन रहा है और एक आधा लूप बन रहा है, और ये जो लंबाई होगी, चूंकि हम जानते हैं कि यह लेमडा बाय 2, इतनी लंबाई जो होती है वो लेमडा बाय 2 की होती है और लेमडा बाय 4 की होती है। तो लेमडा बाय 2 प्लस लेमडा बाय 4 3 लेमडा बाय 4 हो जाएगी। तो ये हो गई 3 लेमडा बाय 4। इसको समीकरण हमने 2 नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये होगी L2 प्लस एक्स माइनस L1 माइनस एक्स बराबर 3/4 लेमडा माइनस लेमडा बाय 4। अब ये जो चीज होगी वो होगी L2 माइनस L1 बराबर लेमडा बाय 2। यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो कंपन हो रहे हैं उनकी तरंग दैर्घ्य, जो वायु स्तंभ में तरंग उत्पन्न हो रही है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी वो हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 2L2 माइनस L1। इससे तरंग दैर्घ्य जो होती है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, जो इस अनुनाद नली के अंदर जो तरंग दैर्घ्य उत्पन्न हो रही है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हम जाते हैं V इक्वल टू n लेमडा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहां से अगर हम तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना चाहें और अगर आवृत्ति ज्ञात करना चाहें या फिर हम वेग ज्ञात करना चाहें तो सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। अब लेमडा इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन n हो सकता है, तो इसको V अपॉन n बराबर 2L2 माइनस L1 लिख सकते हैं, या V बराबर 2n L2 माइनस L1। इससे हम इस अनुनाद नली के अंदर जो वेग होगा, जो वायु स्तंभ में जो तरंगे उत्पन्न हो रही है उनका क्या वेग होगा वो ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। तीसरा, अगर हम आवृत्ति ज्ञात करना चाहें, मतलब यहां पर अगर n का मान हम ज्ञात करना चाहें तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं। n का मान ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि n बराबर क्या हो सकता है, तो ये 2 और ये L2 माइनस L1 अपोन में आ जाएगा V के, तो ये V L2 माइनस L1, ये 2 यहां पे हो जाएगा L2 माइनस L1। इस फॉर्मूले से जो अनुनाद नली के अंदर तरंग दैर्घ्य उत्पन्न हो रही है, जो तरंग उत्पन्न हो रही है उसकी आवृत्ति क्या होगी वो आवृत्ति हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके अंदर शिरा संशोधन जो x की वैल्यू होगी वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं, क्योंकि शिरा संशोधन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक एक्चुअल जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हमें x की वैल्यू कि जो अनुनाद नली उससे कितनी ऊपर बनेगा, कितनी ऊपर प्रस्बंध बनते हैं वो हमें ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ x ऑलरेडी दे रखे हैं, इन x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये 3 लेमडा बाय 4 है, ये लेमडा बाय 4 हमने पहले वाली समीकरण के अंदर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और पहले में से दूसरे को हमने माइनस कर दिया। तो पहले के अंदर अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी 3L1 प्लस 3x, और पहले में से माइनस करेंगे समीकरण 2 को तो यहां पे हो जाएगा माइनस L2 प्लस x, ये माइनस x हो जाएगा, बराबर ये चीज हो गया 3 लेमडा बाय 4 माइनस 3 लेमडा बाय 4। ये तो आपका कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा बराबर 0। ये बचा आपका 3L1 माइनस L2 और 3x में से एक x गया है तो बचा आपका प्लस 2x। यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी यहाँ पे 2x इक्वल टू हो जाएगा L2 माइनस 3L1। पक्षांतर करने पर x की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे 1/2 और ये L2 माइनस 3L1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो अंत्य संशोधन जिसको हम कहते हैं या शिरा संशोधन जो कहते हैं वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यह बहुत ही आसान प्रयोग होता है, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि किस प्रकार से थोड़ा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपके टीचर्स आपके साथ प्रयोगशाला में उपस्थित रहते हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन जो प्रयोग बेसिक तरीका है, जो कैलकुलेशन होता है वो इस टाइप से होता है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको बात समझ में आई होगी और किस प्रकार से किस प्रकार से हम रेजोनेंस ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं और किस प्रकार से उसके वायु स्तंभ
को हम उसकी तरंग दैर्घ्य, उसके तरंग का वेग और उसकी आवृत्ति किस प्रकार से होती है, ये हम चीजें ज्ञात कर सकते हैं, वो हमने समझा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय।